अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिक खान और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्रीटॉक्स में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में भी होंगे। अच्छी पैदावार हासिल करना हर किसान का बुनियादी हक उसका ख्वाब होता है, लेकिन बारहा देखने में आया है कि इजाफी खाद इस्तेमाल करने के बावजूद और बेतहाशा अखराजात करने के बाद भी किसान अपने उस हदफ को नहीं पहुँच पाता जिसके लिए वो इतना तगोदो करता है। इसकी क्या वजह है? दोस्तों याद रखें कि अच्छी पैदावार के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी फसल अच्छी हो, और अच्छी फसल का इन्हसार हमेशा ज़रख़ेज़ ज़मीन के ऊपर होता है, और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का इन्हसार ज़मीन मौजूद नामियाती मादे पे होता है। पूरी दुनिया को एक स्टैंडर्डाइज़ तरीके से तय किया गया है कि अच्छी ज़मीन के अंदर 4 से 5% तक नामियाती मादा होना लाज़मी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर मुल्क में कीमियाई खादों का बेदरग इस्तेमाल एक तरफ तो मईशत की तबाही का बायस भी बना, और दूसरी वजह यह हुई कि इसने ज़मीन में मौजूद नामियाती मादे को तकरीबन ख़त्म ही कर दिया। अब वो 1% से भी कम रह गया है। कुछ गाँव पे जो ज़मीन अच्छी है वहाँ तकरीबन 1% से कुछ मिकदार में थोड़ा ज़्यादा भी, लेकिन ऑल ओवर ज़मीन में 1% कम रह गया है। जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कीमती खादें इस्तेमाल करना पड़ती हैं, जो कि ना सिर्फ किसान की मईशत का नुकसान भी करती हैं, बल्कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को भी कम कर रही हैं। ऐसी सूरत हाल में किसान को क्या करना चाहिए, और नामियाती मादा क्या है, और नामियाती मादा इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? आप याद रखें, नामियाती मादा दरअसल ज़मीन में मौजूद उस मटेरियल को कहा जाता है जो कि गलने सड़ने काबिल हो। इसको सही लफ्ज़ों में कहें तो ज़मीनी ज़रख़ेज़ी भी कहा जाएगा। दिन ब दिन हमने कीमती खादें इतनी ज़्यादा इस्तेमाल की हैं कि ज़मीनी ज़रख़ेज़ी तकरीबन अब ख़त्म होने करीब आ गई है। अब बात करेंगे इसको आप कैसे समझेंगे, समझाने के लिए मैं एक आसान मिसाल देता हूँ आपको। अगर आप एक ज़मीन के ऊपरी हिस्से तकरीबन आधा फुट तक मिट्टी उठा लें, यानी तकरीबन 6 इंच ऊपर की मिट्टी उठा लें, तो और उसको फ़िल्टर करें और छानें, तो वैसे मिट्टी का वज़न तकरीबन होगा 8 लाख किलो। अगर इसको आप फ़िल्टर करेंगे और छानेंगे तो इसमें तकरीबन 4.5 से 5,000 किलो तक, 4.5 से 5,000 किलो तक आपको फसलों के साबका बाक़ियात, गली सड़ी जो पत्ते होंगे, ये आपको मिलेंगे। इसी को नामियाती मादा कहते हैं। नामियाती मादा दरअसल हर चीज़ को कहा जाता है जो गलने सड़ने के काबिल हो, जो खुराक बनाए जाने के काबिल हो, जो खुराक बनाई जा सकती हो। और इस नामियाती मादे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों होती है? दरअसल इसी को अगर आप मज़ीद 4.5 से 5,000 किलोग्राम को छानें, तो आपको 60 ग्राम उसमें ऐसे बैक्टीरिया हासिल होंगे जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का बायस बनते हैं, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी तय करते हैं। जैसे नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, नाइट्रोफैंग बैक्टीरिया है, और सीडोमोनास जैसे कि हो गया फास्फोरस सोलबिलाइज्ड बैक्टीरिया, जो कि इस बात को तय करता है कि ज़मीन में ज़रख़ेज़ी को किस तरह बढ़ाया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़मीनी ज़रख़ेज़ी किस तरह बढ़ाई जाती है। ज़मीनी ज़रख़ेज़ी बढ़ाने के मुख्तलिफ़ तरीक़ार हम देखने में आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे नॉर्मली तकरीबन 4 से 5 तरीक़ार ऐसे हैं जिनको ज़मीनी ज़रख़ेज़ी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ज़मीन में नामियाती मादा डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन में नामियाती मादा बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप देखते हैं कि हमारे सबसे कॉमन तरीक़ाकार वो ये है कि 8 से 10-10 ट्राली जो होती है ज़मीन के अंदर जानवरों के गोबर की डलवाई जाती है, मुर्गी के फजलों की डलवाई जाती है, मुर्गी की जो बाक़ियात होती है उनकी डलवाई जाती हैं। ज़मीनी ज़रख़ेज़ी बढ़ाने के तरीक़े का इस्तेमाल होता है। तरीक़ा नंबर 1। तरीक़ा नंबर 2 या तरीक़ा नंबर 2 जो है वो ये होता है कि हम ज़मीन के ज़रख़ेज़ी बढ़ाने के लिए हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए तकरीबन 1 से 2 कनाल ज़मीन को स्पेयर रखा जाता है, और उसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 फुट गहरा खड्डा खोदकर उसके अंदर फसलों की बाक़ियात डाली जाती हैं, पत्ते गले सड़े गोबर डाला जाता है, ज़मीन के अंदर मिट्टी ज़रख़ेज़ ज़मीन की मिट्टी लेके डाली जाती है। इस तरह की तमाम चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं। उसके बाद उसको यूरिया वगैरह खाद डाल के ऊपर पानी लगाकर बंद कर दिया जाता है, और तकरीबन सर्दियों के अंदर तो ये तकरीबन 80 से 90 दिन, जबकि गर्मियों में 4 से 15 दिन के बाद जाकर वो खाद हासिल होती है। एक वो कंपोस्ट खाद मिलती है, एक काले रंग का एक मटेरियल आपको हासिल होता है जिसे हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। तो उसके बाद तरीका नंबर आते हैं 3 के ऊपर। तरीका नंबर 3 ये है कि आप ज़मीन में ग्रीन मैन्योरिंग करवाते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। उसके लिए आप करते ये हैं कि ज़मीन के अंदर आप सबसे पहले जंतर या गवारा काश्त करते हैं, और जब वो फल या फली या फूल पर आना शुरू होता है, उसको आप यूरिया खाद का छट्टा देके ज़मीन में रूटावेट करवा देते हैं। ये तरीका भी हमारे यहाँ पे कॉमन है। इसके बाद तरीका नंबर आता है 4, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीक़ाकार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उतना ही अनफेमस भी है। उसको लोग उतना ही कम इस्तेमाल करते हैं। वो है फार्मिनेटर बनाना। जैसा कि नाम ज़ाहिर है, फार्मेंटर जो होता है दरअसल फर्मेंटेशन से ही निकला लफ्ज़ है, यानी किसी जो गलने सड़ने के हम प्रोसेस को बनाने का कह लें कि एक तरह का रिएक्टर होता है। ये पुरानी तरीक़ाकार और जदीद तरीक़ाकार को मिलाकर बनाया गया है। जब ये फार्मेंटर जो होता है बेसिकली वो आप कह लें कि सीमेंट और ईंटों की मदद से बनाया गई एक होज़ी होती है, जिसके अंदर गोबर को कुछ वक्त के लिए डाल दिया जाता है, उसमें पानी ऐड करके उसको छोड़ दिया जाता है। जब 10 से 15 दिन के बाद गल सड़ जाता है, तो उसके बाद ज़मीन को फ्लड कर दिया जाता है, ज़मीन को पानी के साथ उसको बहा दिया जाता है, जिससे कि ज़मीनी ज़रख़ेज़ी बहुत स्पीड से एनहांस होती है। तरीक़ाकार बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ बेसिकली गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से लोगों को इससे नुकसान होता है। मैं ज़ाती तौर पर फार्मेंटर बनाने का ही काहिल हूँ। पहले हम बात करेंगे कि हम तरीका नंबर 1 जो है सबसे ज़्यादा मशहूर है, जिसमें होता है कि आपसे 8-8 10 ट्राली गोबर डलवाई जाती है। इसलिए कार्य में तो नुकसान होता है थोड़ा-सा ऐसे कि आपको एक तो इकट्ठे ही काफ़ी सारा गोबर अरेंज करना पड़ता है,
और दूसरी बात ये कि अगर आप उसको बाहर से खरीद डालते हैं तो आपको काफ़ी माशी नुकसान भी या माशी अखराजात उठाना पड़ता है। जबकि इसका नुकसान ये होता है कि ये तकरीबन आज से 6 से 7 महीने के, अब अगर आप आज डलवाएंगे तो 6-7 महीने के बाद आपको मिलना शुरू होता है। रिकॉर्ड नंबर इस वजह से इसको ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, नहीं डलवा पाते। और दूसरा तरीका नंबर पे आते हैं, दूसरा तरीका होता है कंपोस्ट खाद बनाने का। कंपोस्ट खाद बनाने में सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आपको उसके लिए स्पेयर 1 से 1.5 कनाल ज़मीन रखनी पड़ती है और उसके ऊपर कायदा अच्छी एक लेबर कॉस्ट आती है, जिसकी वजह से आवाम उसको थोड़ा सा अवॉइड करती है। और वो उसका टेन्योर भी बहुत ज़्यादा, तकरीबन 40 से 45 दिन का गर्मियों में, और सर्दियों में 80 से 90 दिन तक वो उसकी कंपोस्ट तैयार होने में लग जाती है। तरीका नंबर 3 जो है वो है अपना ऑर्गेनिक अमेंडमेंट करने के लिए जो हमारे इस्तेमाल होता है वो होता है, आपको पता है उसका, कि आपने गवारा काश्त कर दिया ज़मीन के ऊपर, खाली ज़मीन के ऊपर गवारा काश्त कर दें, या फिर आप वहाँ पे काश्त करते हैं जंतर वगैरह, और जब वो फल पे आने या फूल पे आने लगता है तो उसको आप रूटावेट करवा देते हैं ज़मीन के अंदर यूरिया खाद छटा देके। तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा खराजात होते हैं, क्योंकि उसमें एक तो टाइम काफ़ी चाहिए होता है, जैसे 2 महीने का टाइम लगता है। और दूसरा सबसे बड़ा उसका नुकसान ये होता है कि उसके ऊपर फिर वही बात है कि माशी बोझ किसान पर ज़्यादा पड़ जाता है। इतने वक्त में वो अच्छी फसल ज़मीन से ले सकता था, वो हासिल नहीं कर पाता। तो बात करेंगे तरीका नंबर 4। तरीका नंबर 4 जो है वो होता है ग्रीन मैन्यूरिंग करने के लिए ज़मीन में इस्तेमाल होता है फार्मेंटर। फार्मेंटर के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि ये ईंट और सीमेंट से बनाई गई होजियों का एक सीमेंट और ईंटों की मदद से बनाया गया एक होज़ होता है, जिसमें गोबर को कुछ वक्त के लिए डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर लोग 2 बुनियादी गलतियाँ करते हैं इसको बनाने के लिए। बनाने के बाद गलती नंबर 1, इसको हमेशा ज़ेर ज़मीन बनाते हैं। इसको ज़ेर ज़मीन बनाने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि जिसको आप ज़ेर ज़मीन बनाते हैं तो उसमें आप ज़ाहिर बात है इसमें गोबर डाल देंगे। गोबर डालने के बाद जब आप इसको फ्लड करना शुरू करेंगे तो पहले खेत को आपको सबसे ज़्यादा गोबर, या सबसे ज़्यादा कह दें कि आपको महलूल पहुँचेगा। दूसरे खेत में कम, तीसरे में और कम, और चौथे में बहुत ही कम पहुँचेगा, जिसकी वजह से आपको यानी कि जो आखिरी खेत तक पहुँचते आपको सिर्फ पानी ही पहुँचेगा, वहाँ पे इसका महलूल तैयार हुआ नहीं पहुँच पाएगा। तो दूसरे का कार क्या है, अब इसको बेहतर तरीके किया जाए। इसका सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि आप उसको ज़मीन के ऊपर बनाएं। और सबसे बढ़कर ये कि एक तो लोग इसको बारे में नहीं जानते कि हमें कितना बड़ा फार्मेंटर चाहिए, उसकी पैमाइश क्या रखेंगे, और उसकी पैमाइश रखने का तरीकाकार क्या होगा, और उसको किस तरीके से उसको अपनी ज़मीन को सही तरीके से इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। आज हम आपको तरीकाकार दिखाएंगे भी, उसका तरीकाकार भी बताएंगे कि आपने ज़मीन की को आपने किस तरह से फार्मेंटर के बनाते वक्त आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, और आपने किस तरह तय करना है कि आपको कितना बड़ा फार्मेंटर चाहिए होगा। मैंने बहुत से यूट्यूब पे ये वीडियो देखी है, मुझे अनफॉर्चुनेटली कोई भी इसको प्रॉपर तरीका नहीं बता पाता। तो इंशाल्लाह हम आपको आज की वीडियो में तरीकाकार भी बताएंगे और आपको फार्मेंटर भी विजिट करवाएंगे कि उसमें किस तरह से वर्क हो रहा है और वो कैसे काम करता है। चलते हैं अब फार्मेंटर की तरफ। ये हम पहुंच चुके हैं अपने फार्मेंटर की तरफ। आप देख रहे हैं यहाँ पे मूवेबल मोटर लगी हुई है। ये मूवेबल मोटर का ये फ़ायदा है कि इसको आप कहीं भी उठा के मूव कर सकते हैं और पानी से आराम से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे इसके फ़ायदे के ऊपर। अगर मैं फार्मेंटर के फ़ायदे के ऊपर बात करने की शुरू करूँ तो बहुत तवील हो जाएगी। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में सीधा बातें बता देता हूँ। दरअसल आपको देखें, अगर मार्केट में एक ब्रांड आता है जाफर ब्रादर्स का, न्यूट्राफुल के नाम से, उन्होंने किया क्या, उन्होंने 50 केजी के बैग को 100 ml की सीडोमोनास की स्ट्रेन से ट्रीट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये होता है, सीडोमोनास को मैंने पहले बताया कि एक फास्फोरस सोलबलाइज्ड बैक्टीरिया, यानी कि फास्फोरस को दस्तयाबी यकीनी बनाता है। जब आप 50 केजी के बैग को 100 ml की स्ट्रेन से ट्रीट करेंगे तो आप खुद सोचेंगे उसका कितना फ़ायदा होगा, कितना असर होगा। बस होता ये है कि जो दूसरी जगह फास्फोरस खादें, DAP वगैरह अगर दूसरी खादें हैं वो अगर 80% फिक्स होती है, 85% फिक्स होती हैं, तो इसका सबसे बड़ा एज आपको ये मिलता है कि ये वाली जो खाद होगी आपकी जाफर ब्रदर्स ने जो आपको इंट्रोड्यूस करवाई है वो 60% फिक्स होगी, बाकी 20% मिल जाएगी। लेकिन आप सोचें अगर वो 100 ml से ज़्यादा काम कर रहा है तो अगर हम इसको कई हज़ार लीटर के अंदर फ्लड करें तो उसकी एफिशिएंसी किस हद तक बढ़ सकती है खादों की। अब बात करेंगे यहाँ पे फार्मेंटर की। अगर मिसाल के तौर पे हम फार्मेंटर को अपना यूज़ करते हैं इसमें, जब आप इसमें गोबर और पानी मिला देते हैं, गोबर और पानी मिला के इसको आप कुछ वक्त के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें डिकम्पोजिशन का अमल, गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है और पानी की वजह से वो अमल बहुत तेज़ हो जाता है। जब वो अमल अपना मुकम्मल कर लेता है तो जो गोबर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो इतनी स्पीड से मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि अपना दुगनी मिकदार में पैदा होना शुरू हो जाते हैं कि वो पूरे पानी में एक्स्ट्रा तौर पर भर जाते हैं। और जब वो पानी के साथ ज़मीन के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक एसिड भी पैदा करते हैं, बनाते हैं, जिससे कि हमारी ज़मीनों की पेच नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है और ज़मीन भुरभुरी और नरम हो जाती है। इसके भुरभुरा और नरम होने का फ़ायदा ये होता है कि पौधों की जड़ों को आगे फ्लर करने का मौका मिलता है, फैलने का मौका मिलता है और पौधे की टिलरिंग कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और खादों की, अब जब ज़मीन नरम हो जाती है, पौधों की जड़ें ज़्यादा बढ़ती हैं, ज़्यादा खादों का अपटेक होता है, खादें जल्द ज़्यादा तौर पे वो जज़्ब करने के काबिल हो जाती हैं। और सबसे बढ़कर ऑर्गेनिक एसिड, चूँकि ज़मीन में मौजूद फास्फोरस की खादें या दूसरी नाइट्रोजन की खादें, जो भी खादें ज़मीन में फिक्स होती हैं, उनकी दस्तयाबी को यकीनी बना देता है।
अब इसके बाद बात करेंगे कि जनाब हम ज़मीन भी भुरभुरी हो गई, ज़मीन क्योंकि हमारी अल्कलाइन होती है, आपको पता है। तो ज़मीन में जब एसिड ये जाता है तो ज़मीन में मौजूद जो दूसरे आपके ज़मीन के अंदर ना कैल्शियम कार्बोनेट की जो सतह होती है उसको ये तोड़ता है, उसको नरम बनाता है, उसको ज़मीन से लीच डाउन करवाता है, जिससे कि आपकी ज़मीन की ज़रख़ीज़ बढ़ जाती है। इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन के अंदर आपके जो अर्थवर्म होते हैं, जिन्हें किसी भी ज़रख़ेज़ ज़मीन का सबसे बड़ा सोर्स समझा जाता है, उनकी तादाद को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है और उनको दिनों के अंदर उनको बढ़ने के परवरिश करने का मौका देता है, जिससे कि आपकी ज़मीन ज़रख़ेज़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़मीन और ज़्यादा नरम हो जाती है। अब आप देखें जैसे कि ज़मीन अल्कलाइन होती हैं, उनको जो है ज़मीन अल्कलाइन है उनकी पीएच भी कम करनी होती है। और सबसे इसका एक और आज बहुत मैंने इसमें देखने में आता है कि ये ज़मीन के अंदर वत्तर ज़्यादा देर तक कायम रखता है, जिससे कि आपका पानी के अखराजात भी कंट्रोल होते हैं, कम हो जाते हैं। इसके एक मैं कोई बड़े कमाल से बताऊँगा आपको। जब आप इसको फर्स्ट स्टेज में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो होता क्या है, जब आप इसको फर्स्ट स्टेज में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो होता सिर्फ इतना सा है कि जो इसके बैक्टीरिया ज़मीन में जाते हैं और जड़ों के करीब पहुंचकर ऐसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करते हैं जो पौधे को ताज़ा फलने फूलने का मौका देते हैं और उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। और दोस्तों यहाँ एक और अहम बात भी मैं इसके साथ आगाह करता चलूँ, इसका काम सिर्फ यही नहीं है कि आपने इसके अंदर गोबर पानी डाल के फ्लड कर दिया और रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसका एक और बहुत बड़ा एज है, आजकल मार्केट में NARC का प्रोडक्ट आ रहा है बायोजॉट। आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना भी होगा, बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका, मैंने खुद भी इसको ट्राई किया, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो अब वो कहते हैं कि आप 1 एकड़ के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि 1 एकड़ को आप इसको ट्रीट करें 1 एकड़ से के सीड को। अब मैं तरीका बताऊंगा आपको इंशाल्लाह अपने आने वाले वीडियो में, आप उसको कई हज़ार एकड़ के लिए कई हज़ार लीटर आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पे फीडिंग की। फीडिंग जब आपने इसकी करनी है तो याद रखें इसके अंदर आपने फ़ी एकड़ कम से कम 50 किलो गोबर लाजमी इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर 1 एकड़ को फीड करना चाहते हैं तो कम से कम 50 किलो गोबर, गोबर में वैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप कम से कम 50 किलो गोबर रखें। दूसरा आपने करना है कि गोबर आपने हमेशा फ्रेश लेना है। फ्रेश गोबर के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है और वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यानी कि अगर आप उसको बराह रास्त ज़मीन में डालेंगे तो ज़मीन को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इसके थ्रू अगर आप देंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, इसके अलावा अगर आप इसकी एफिशिएंसी और बढ़ाना चाहते हैं तो उसके साथ आप मज़ीद ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। मार्केट में बड़े-बड़े लोग हैं जो झूठे दावे करते हैं कि जी हम आपको एक कल्चर बना के देंगे, हम आपको ऐसा महलूल बना के देंगे, ज़मीन ज़रख़ेज़ कर देगा। वो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने उसको कैसे बनाना है, अपने घर पे खुद तैयार कर सकते हैं आप। तो आपने करना ये है कि आपने लेना है जनाब सबसे पहले फ़ी एकड़ के लिए, अगर आप 1 एकड़ का महलूल बना रहे हैं तो आपने 50 किलो गोबर, 50 से 60 किलो गोबर और साथ में आपने 1 किलो बेसन, जी हाँ, बेसन यानी चने की दाल का आटा, और उसके अलावा आपने लेना है 1 किलो खल बनोला। दूसरी चीज़ आपने इसमें जो ऐड करनी है वो आपने ऐड करनी है इसमें 1.5 से 2 किलो शीरा। और तीसरी जो आपने इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ आपने ऐड करनी है, वो आपने करनी है यूरिया। तकरीबन 1.5 से 2 किलो यूरिया फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने ऐड करनी है। अगर आप बनाएंगे 5 एकड़ का तो आपने फिर ये करना है कि उसके लिए आपने इनके 50 किलो गोबर आपने फ़ी एकड़ के हिसाब से काउंट करना है, तो आप बनाए उसमें 250 से 300 किलो गोबर आप ऐड कर दें और साथ में उसमें आप डालेंगे 5 किलो बेसन गला, यानी पुराना अगर बेसन मिल जाए, ख़राब बेसन मिल जाए तो और भी अच्छा है। और तीसरी चीज़ में आप ऐड करेंगे, इसके बाद जाकर आप इसमें ऐड करेंगे 5 से 7 किलो खल बनोला, या आप इसकी जगह सरसों की खल भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें आप ऐड करेंगे जनाब 5 से 7 किलो या 10 किलो यूरिया। उसको आपने मिक्स करना है, इसको हिला के डंडे से अच्छी तरह से आपने इसको छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद इसको आपने ऊपर से कवर कर देना है किसी भी शीट से या कवर, जिसके अंदर धूप इसमें ना जा सके। इसका होगा ये कि 5 से 7 दिन के अंदर गर्मियों में ये बहुत स्पीड से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर एक आप देखेंगे कि एक लेयर आ जाएगी और दिन में आपने इसको डेली 7 दिन तक सुबह शाम को एक दफ़ा डंडे से हिला देना है। उससे होता ये है कि ऊपर वाला पानी नीचे वाला पानी ऊपर होने से ज़मीन पानी थोड़ा सा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, जिससे बैक्टीरिया की तादाद और स्पीड से बढ़ती है। आपने करना है इसके अलावा एक और काम ये होता है कि इसको शीट या कवर से ऊपर कवर कर दें ताकि इसके अंदर धूप ना जा सके, क्योंकि धूप ऊपर वाली सतह के बैक्टीरिया उसको किल कर देती है, मार देती है। इस अगर आप छाँव रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं रखते तो भी कोई ऐसा मसला नहीं है, तो फिर भी आपका कल्चर बन जाएगा। जब भी आप ज़मीन को पानी लगाएं तो आप इसके साथ इसको फ्लड कर दें। बेहतर तो ये है कि इसको हर 15 दिन के बाद फ्लड करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास जैसे गंदम की फसल महीने में एक दफ़ा पानी लगता है तो भी इसको आप बना के तैयार करके इसको फ्लड कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक कल्चर आपने बना के कितना अर्सा रखना है। ये कल्चर जनाब आपने एक दफ़ा बनाने के बाद आप इसको 6 माह तक या 3 माह तक भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें कुछ मसला नहीं होने वाला, इसकी बल्कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने के बाद अपने आप जो होता है अपना वक्त पूरा करने के बाद ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ऑर्गेनिक एसिड भी ज़मीन के लिए अच्छा होता है। आपने लंबाई जब चौड़ाई आपने कैसे तय करनी है, तो यार कि लंबाई जब चौड़ाई जब आप तय करते हैं तो सबसे पहले आपको चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आपको 1000 लीटर का जैसे चाहिए, तो अगर आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है तो आपको 5000 लीटर का चाहिए होगा, तो 5000 लीटर का फार्मेंटर आप कैसे तय करेंगे। आप उसको हमेशा ज़रब देंगे लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में, यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, फिर इसको आप आगे तकसीम करेंगे 35.321 के ऊपर। ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा।
कि ये 35-3-2-1 क्या चीज़ है। सबसे पहले अगर मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये 10 एकड़ का बनाना चाहते हैं, मेरे पास ये 8 से 10 एकड़ का बना हुआ है, तो हमने इसको बनाया 4-4.5 हज़ार लीटर का एक। ये तकरीबन बनेगा हमारा 9,000 लीटर का फार्मेंटर, क्योंकि अगर इसको मुकम्मल भर देते हैं तो इसकी जो है फिर ये ज़्यादा भर जाएगा, तो हम इसको थोड़ा डाउन रखते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो अब मिसाल के तौर पे हमने रखी है लंबाई 8 फुट और हम इसकी रखते हैं चौड़ाई 10 फुट और इसकी ऊंचाई ज़मीन से लेके ऊपर तक की जो इसकी ऊंचाई है आप देख रहे हैं इसको, अगर हम ये सारी ऊंचाई इसके ऊपर रखते हैं हम 4.5 फुट या 4 फुट, तो आप इसको जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में इनको ज़रब देंगे, तो आपके पास जो जवाब आएगा उसको आप तकसीम करेंगे 35.321 के साथ, यानी कि लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे ऊंचाई तकसीम 35.321। अब लैंड अपना इसकी लेंथ विड्थ हाइट को मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर देंगे 35.321 के ऊपर। ये 35.32 क्या है? जब इसको आप लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे ऊंचाई करेंगे तो आपके इसके स्क्वायर फीट निकल आएंगे, यानी कि मुरब्बा फुट निकल आएंगे। जब आप जब मुरब्बा फुट आ जाएंगे तो आपने जब उसको तकसीम करना है 35.321 के ऊपर, तो 35.321 जो होता है 1 क्यूबिक मीटर को कहते हैं। 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 1000 लीटर पानी आता है। अगर आप इसमें 1000 लीटर पानी का बनाना चाहते हैं तो आप इसको इस हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तरीकाकार हमने अभी तक आपको बताया था कि आपने चौड़ाई में कैसे बनाना है, लेकिन अगर आप गोलाई में बनाना चाहते हैं तो उस तरीकाकार क्या होगा। गोलाई में बनाने एक और बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो जनाब उसके अंदर फीडिंग थोड़ी सी कदर आसान होती है, और दूसरा सबसे बड़ा ये मिलता है कि उसमें पानी सर्कल करता रहता है, पानी बआसानी रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है, जिससे कि बैक्टीरिया जल्दी प्रोड्यूस होते हैं, जल्दी आपका कल्चर तैयार होता है। तो मैं आपको गोलाई में तरीकाकार बताता हूँ बनाने का। गोलाई में आपने कैसे बनाना है। जब आप गोलाई में बनाएंगे तो आप इसको पहले वाला फार्मूला नहीं लगा सकते जो हमने पहले लगाया था चौड़ाई वाले के लिए। उसके लिए आप लगाएंगे फार्मूलेशन गोलाई का। गोलाई का फार्मूला लगाएंगे, वो कैसे लगाते हैं बताता हूँ मैं आपको। आपने करना है 3.14 मल्टीप्लाई बाय डाया बाय मल्टीप्लाई बाय हाइट। इनको आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आएगा उसको आप डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर। जी हाँ, इसको आप डिवाइड करें 4 के ऊपर। जो 4 को आपको जो जवाब आएगा फिर इसको दोबारा डिवाइड करेंगे 35.321 के ऊपर। जी हाँ, फिर इसको आप डिवाइड करेंगे क्यूबिक मीटर्स के ऊपर, तो आपको जो जवाब आपका हासिल होगा वो आपको मिल जाएगा आराम से कि आपका फार्मेटर इतना बड़ा बनेगा। ये इतने क्यूबिक मीटर का फार्मेटर आपका तैयार होगा जब जो आपने उसकी लेंथ और विड्थ सोची हुई है उसके हिसाब से। जैसे मिसाल के तौर पे आप बनाना चाहते हैं 1 क्यूबिक मीटर का फार्मेटर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप फार्मूलेशन लगाएंगे 3.14 ज़रबे गोलाई यानी कि 4 आप रखना चाहते हैं, उसकी हाइट के हम 4 रखें तो 4 ज़रब 3 यानी 3 फुट की हम हाइट रख देंगे यहाँ पर। और उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद वो ज़रब देने के बाद जो जवाब आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे 4 के साथ। फिर जो 4 जवाब आएगा इसको फिर आप आगे जाकर जो है क्या नाम है अपना तकसीम करेंगे 35.321 के साथ। तो यहाँ पे जो आपको जवाब मिलेगा वो मिलेगा गालबन 1.0 और 66 यानी कि 66। तो जनाब ये आपका बनेगा 1 क्यूबिक मीटर का प्लांट, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर का फार्मेंटर। इसी तरह से इसके अंदर आप लंबाई और चौड़ाई को, उसको गोलाई और ऊंचाई को कम ज़्यादा करके अपने फार्मेंटर की हाइट खुद तय कर सकते हैं कि फार्मेंटर का साइज़ क्या बनेगा दोस्तों। तो ये तरीका था फार्मेंटर गोलाई और चौड़ाई में बनाने का। इसकी फीडिंग बता दी आपको। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसके अंदर अपने खुद बैक्टीरिया कल्चर्स कैसे बनाने हैं, यानी कि पहले आप जो तरीका बना चुके उसको मज़ीद आपने किस तरह बेहतर तरीके से बनाना है। जो मार्केट में मिलने वाले बैक्टीरिया की कल्चर की प्रोडक्ट्स होती हैं उनको आपने कैसे अपने इस्तेमाल में लेके आना है। वेस्ट डिकम्पोजर को आप मार्केट में सुना होगा, नाम से इंडियन ब्रांड आता है। इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें, उनके बारे में आपको तमाम से आगाह किया जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस कीमती मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें। अल्लाह हाफ़िज़।